ओके सो बात करते हैं रे ऑप्टिक्स में, और रे ऑप्टिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। देखो सीरीज उठा दी है यहाँ से, लेकिन इस सीरीज में कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ का बराबर होता है। दोनों तरफ का बराबर होता है ऐसे कहने का मतलब क्या है? देखो रे ऑप्टिक्स को कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा जाता है। बेसिकली आप देखो तो 4 आर्टिकल है। सबसे पहले हमें जो आर्टिकल पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन कह लो या इस आर्टिकल का नाम आप कह सकते हो मिरर। रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है तो एक आर्टिकल इसका छोटा सा रिफ्लेक्शन या मिरर वाला रहता है। ठीक हो गया। दूसरा आर्टिकल अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद आता है आपका रिफ्रैक्शन। एक आर्टिकल आपका रहता है रिफ्रैक्शन वाला, जैसे वहां मिरर था रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में होता है लेंस का आर्टिकल। रिफ्रैक्शन का आर्टिकल कह लो लेंस का कह लो, क्योंकि रिफ्लेक्शन लेंस के थ्रू ही होता है, रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू ही होता है, बेसिक बात है। तीसरा आर्टिकल आता है इसमें प्रिज्म का, और लास्ट आर्टिकल जो इसमें आता है वो आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। इट इज वेरी वेरी एडवाइजेबल कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा फोकस ना किया जाए, क्योंकि वेटेज बहुत कम रहता है इसका। क्वेश्चन आने के चांस कम है, आ भी गया तो आप बना ले जाओगे, अगर एक डिसेंट सी नॉलेज भी आप रखोगे तो सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रखोगे तो भी काम चल जाएगा। इनसे ज्यादा फोकस इन 3 चीजों में होना चाहिए आपका। तो बेसिकली आज रिफ्लेक्शन या मिरर वाला आर्टिकल हम कर रहे हैं। देखो थ्योरी ये इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि इससे ज्यादा इसमें एक शब्द कॉपी में नहीं होना चाहिए। इस थ्योरी को लिखने के बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि आप एनसीईआरटी और जो मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम इंस्टेंटली सॉल्व करें, तब जाके बात बनेगी। बहुत ज्यादा हाइपर टारगेट नहीं बनाना, सिंपल टारगेट रखना है कि आज अगर मैंने यहाँ रिफ्लेक्शन कर दिया तो मेंस के रिफ्लेक्शन के जितना पार्ट, जितने क्वेश्चन वहां पूछे गए हैं उनको एटलीस्ट मैं एक बार पकड़ के अटेम्प्ट कर लूं। देखो लाइट अगर किसी मीडियम पे या किसी मीडियम के सरफेस पे पड़ती है, कहने का मतलब क्या है, यहां पर है मेरा एक मीडियम, इसको मैं कह रहा हूं मीडियम 1। ये हम वेव्स चैप्टर में भी पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर फिलहाल रे ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। ये मेरा है मीडियम नंबर 2। मान लो लाइट ऊपर से आई और लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करी, ठीक है। ऊपर से हमने लाइट आई और यहाँ पर कुछ स्ट्राइक इस तरीके से करा। जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी, सबसे पहला काम आपको इस चैप्टर में क्या करना है, नॉर्मल को ड्रॉ कर लेना है। नॉर्मल को ड्रॉ कर लेना है। नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब अपन ने क्या करा भाई, जैसे ही लाइट स्ट्राइक कर रही है क्योंकि, तो यहाँ पर 3 फिनोमिना देखने को आपको मिलेंगे। कितने फिनोमिना देखने को मिलेंगे? 3 फिनोमिना देखने को मिलेंगे जब लाइट किसी भी मीडियम के, 2 मीडियम के इंटरफेस पे, ऊपर मीडियम 1 है नीचे मीडियम 2 है, ये इनके बीच का इंटरफेस है, यहाँ पे टकराएगी तो 3 फिनोमिना देखने को मिलेगा। पहला फिनोमिना आपको देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन का। सही है सर, हम जानते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन से पहले आप देखो, रिफ्लेक्शन आप नहीं जानते हो तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा। सही है सर, रिफ्रैक्शन में तो हम ये पढ़ते ही हैं, मतलब जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ बढ़ती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, इसलिए फिनोमिना हो गया रिफ्रैक्शन का। मैंने कहा बिल्कुल सही है, पहला फिनोमिना आपको कवर हो गया कि पहला काम जो होगा जब 2 मीडियम के इंटरफेस पे लाइट स्ट्राइक करेगी वो है रिफ्रैक्शन का। ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगा। बिल्कुल इन चीजों को ऐसे नहीं रट लेना कि रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं सकता, रिफ्लेक्शन तो सिर्फ मिरर में होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगा, कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट भी होगा, और साथ ही साथ तीसरा फिनोमिना एक और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन का जो फिनोमिना है ये भी होगा। तो जब भी लाइट किसी मीडियम के इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो 3 फिनोमिना देखने को मिलेंगे। पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन। ये आपको होना चाहिए, अब ध्यान में आपके लिए रहना चाहिए। तो शुरुआत अगर हम रिफ्लेक्शन से कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआत अगर हम रिफ्लेक्शन से कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन का टॉपिक उठाते हैं और बढ़िया मजेदार से इसको भैया हम समझते हैं। देखो भाई, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है सर, यहाँ पर मेरे पास कोई सरफेस थी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये मेरे पास एक प्यारी प्यारी चमचमाती हुई सरफेस है, ये मेरे पास एक प्यारी प्यारी चमचमाती हुई सरफेस है। इस सरफेस को क्या मैं ऐसा कह दूं कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर, मैंने कहा ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब अगर मैंने इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यहां से एक टॉर्च पकड़ी, यहां से क्या ले ली मेरे भाई, एक टॉर्च ले ली, और इस टॉर्च से एक लेजर मैंने ले ली। इस लेजर से अगर मैं एक लाइट इस पे मारूं तो मुझे क्या दिखेगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हार्ड सरफेस है, तो इसने जो लाइट इस पे पड़ी उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन रिफ्लेक्ट करने से पहले नॉर्मल जरूर बना लेना। ये इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो जो आने वाली रे थी इसको हमने बोला
इंसिडेंट रे, जो जाने वाली रे थी इसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो हमने बीच में एन एंड डैश ये हमने बना दिया, इसको हमने बोला नॉर्मल रे। और ये बात हो गई गलत, क्योंकि नॉर्मल एक रे नहीं होती है। नॉर्मल सिर्फ एक लाइन होती है जो सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाती है। तो नॉर्मल रे लिख के इसको काट जरूर देना कि नॉर्मल रे नहीं होती है। अब ध्यान से सुनना, एंगल इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाया उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहां से आपने क्या समझा, यहां से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट की पकड़ ली इस चैप्टर की, कि ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। सारे के सारे एंगल नॉर्मल से नापे जाएंगे। चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल देखोगे, रिफ्लेक्टेड रे हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो तो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल देखोगे। इस सरफेस के साथ एंगल मत नापने बैठना। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं यहां से आपसे पुट अप करूं सिंपल, अब फंसाने के लिए वो कैसे ही फंसा सकता है, आप तो बस कंसेप्ट ध्यान में रखोगे, है ना। मान लो मैंने यहाँ पर कोई लाइट इस तरीके से इंसिडेंट कराई और मैंने कह दिया कि ये एंगल 30 डिग्री है। तो मैंने आपसे पूछा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। अब जिस भी बेवकूफ ने यहाँ पर 30 डिग्री कह दिया तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री कतई नहीं रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आपने नॉर्मल ड्रॉ करी, आपने देखा सर नॉर्मल तो होती है 90 डिग्री पे, ये पूरा एंगल हुआ 90 डिग्री, ये 30 है तो ये बचा 60 डिग्री। तो अगर हम इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ नापे तो वो 60 डिग्री आ रही है, तो 60 डिग्री हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए, हमेशा ध्यान में रखनी है। फिलहाल बात यहाँ पर जो बताने की है अब वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्यों नहीं है नई बात, आप खुद देख लो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही आसान है। पहला लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अगर आपने ध्यान से देखा तो मैंने यहां पर इंसिडेंट को रे कहा, रिफ्लेक्टेड को रे कहा, लेकिन नॉर्मल को रे नहीं कहा, क्योंकि नॉर्मल रे नहीं होती है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहां पर हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में ये तीनों के तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ध्यान रहे भाई, ये सिर्फ सेम प्लेन में कहां पर दिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। मतलब क्या है सर इस लाइन का, इस लाइन का बहुत ही गहरा अर्थ है मेरे भाई, इस लाइन का बहुत ही गहरा अर्थ है। मान ले मेरे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे अगर मैंने यहां से लाइट को इंसिडेंस कराया तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझना भाई। प्लेन क्या होते हैं सर, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये होती है जेड एक्सिस। तो ये बन गया एक्स वाई प्लेन, है ना, ये बन गया एक्स जेड प्लेन, और ये आपका बन गया वाई जेड वाला प्लेन। तो अपन ने क्या करा, अपन ने लाइट को इंसिडेंट कराया। मैंने लाइट को मान लिया इंसिडेंस कराया यहां से, मैंने लाइट को मान लिया इंसिडेंस कराया यहां से। लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई इस प्लेन में, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल यहां पर बनाई। लेकिन अगर तुम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में देखोगे तो वो तीनों के तीनों, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, तो वो तीनों के तीनों इस एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे। तो सिर्फ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ना इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, इतना आपको यहां से होना चाहिए क्लियर। दूसरी चीज कहा गया हमारा भाई, हाँ दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा बराबर होते हैं। ध्यान रहे, आप कर जाते हो कंफ्यूज,
हो जाता है कंफ्यूज। कहां पर? रिफ्रैक्शन में। सर रिफ्रैक्शन में कंफ्यूजन क्यों? भाई रिफ्रैक्शन में एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होते हैं। वहां पर एंगल आई हो या आर हो, कोई भी एंगल हो, है ना, कोई भी एंगल हो, उसका साइन ऑफ एंगल लेट से आई इनटू जो म्यू है, म्यू साइन आई, ये बेसिकली कांस्टेंट रहता है। इसको हम आगे समझेंगे। ये गलती आप बस वहां मत कर दो, इसलिए एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होते रिफ्रैक्शन के केस में। ये सिर्फ कहां होता है? रिफ्लेक्शन के केस में होता है। इतना ध्यान में रखना, बिल्कुल ही ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए प्लेन मिरर की तरफ अब हम यहां से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं चीजों को। प्लेन मिरर की तरफ हम यहां से चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं मेरे में। कैरी फॉरवर्ड, कैरी एंड देन फॉरवर्ड। तो हेडिंग बनाएंगे, बढ़िया सी प्यारी सी हेडिंग, जिसका नाम क्या होगा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, भाई प्लेन मिरर क्या है? घरों में लगा हुआ नॉर्मल मिरर। तो प्लेन मिरर को आप क्या भी कह सकते हो? ड्रेसिंग टेबल का मिरर। प्लेन मिरर क्या है? बेसिकली ड्रेसिंग टेबल का मिरर है। अच्छा, इस टॉपिक की एक खास बात है कि ये सिलेबस में जेई के भी है, ये सिलेबस में नीट के भी है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ जेई में पूछे जाते हैं। नीट में इसके क्वेश्चन हालांकि बहुत ही लंबे अरसे से आप देखोगे नहीं देखे गए हैं, बट नेवर से नो, कुछ भी हो सकता है। तो प्लेन मिरर की जब हम बात करते हैं तो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है। सर नॉर्मल सा मिरर कुछ ऐसे होता है, इसको रिप्रेजेंट कुछ ऐसे कर देते हैं, एक साइड पॉलिश्ड रहती है और एक साइड अनपॉलिश्ड रहती है। ध्यान रखना, मान ले मैंने तेरे को यहां पर मैंने तेरे को दे दिया है एक ऑब्जेक्ट, मैंने कहा बता मेरे को कि ये मिरर की किस तरह इमेज बनाएगा। मतलब मैंने कहा कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, उसको हम समझ लेंगे, उसको हम बड़े अच्छे से समझ लेंगे। मैंने कहा कि ये प्लेन मिरर के इस साइड इमेज बनेगी, ठीक है। कहां बनाएगा? तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा इस मिरर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको एक लाइन डाल देनी है, ये वहां इमेज बनाएगा। कहने का मतलब क्या है? मान लो आपका मिरर ऐसे रखा हुआ है, मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर दिया है, हमने पूछा इमेज कहां बनाएगा। आपको कहना है सर इमेज कहीं भी बनाएगा, इसी लाइन की सीधा बनाएगा, क्योंकि ये लाइन इस मिरर पे, क्योंकि ये लाइन इस मिरर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आ रही है, तो इसी लाइन में इमेज बनेगी, ठीक है। इसी लाइन में इमेज बनेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मिरर। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे सबसे पहले बताता हूं, हालांकि आगे लिख भी लेंगे, है ना, बस पहले बता दिया तो दिमाग में रह जाती है चीजें। अब सुनना होगा क्या? होगा ये कि ऑब्जेक्ट कुछ रेज डालेगा कुछ इस तरीके से, और ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब अगर आप पीछे इसको एक्सटेंड करोगे, इसको बोलते हैं रे ट्रेसिंग। क्या बोलते हैं? रे ट्रेसिंग। सर रे तो आगे को डाइवर्ज हो गई। हमने कहा कि अगर हम ये माने कि ये रेस यहां से आगे को बढ़ रही है, अगर हम इसको पीछे को ट्रेस करें तो ये कहां मिलेंगी? तो ये यहां पर मिलेंगी, और इस पोजीशन में अपनी एक इमेज बना देंगी, लेट से आई डैश। तो आपने क्या देखा कि भाई ऑब्जेक्ट आप यहां कहीं भी रखो, इमेज हमेशा पीछे ही बनेगी। तो हमने पहला पॉइंट लिखा कि ये हमेशा ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है ऑफ मैग्निफिकेशन। इफ यू नो अबाउट मैग्निफिकेशन वेरी वेल, नहीं पता आप आगे देखोगे, मैग्निफिकेशन हमेशा +1 रहता है। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम रहता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन +1 आने का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर रहती है प्लेन मिरर के केस में। आपको मैग्निफिकेशन पे भी ध्यान नहीं देना, लिख दिया, क्योंकि आगे नोट्स अगर कभी हम रिवाइज करें तो ये ध्यान में रहेगा, ठीक है। लेकिन हमेशा ये वर्चुअल इमेज बनाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर रहती है। मतलब अगर मैं इसके आगे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रख दूं तो ये इतनी ही बड़ी इमेज प्रोड्यूस कर देगा। तीसरी चीज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज
विथ फ्रॉम मिरर। मतलब मान लो भाई कि ऑब्जेक्ट इस मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इमेज भी इस मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी। ये एक खास बात है प्लेन मिरर की। जैसे जैसे आप मिरर के पास जाओगे आपकी इमेज भी आपके नजदीक आते रहेगी, आपकी इमेज भी आपके नजदीक आते रहेगी। और चौथी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको सबसे पहले बता दी थी, लेट्स से ये O पॉइंट है और ये I पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये I पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन OI इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मिरर। ये इस मिरर को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। ये लाइन OI रही और ये रहा 90 डिग्री का बाइसेक्शन। बाइसेक्ट मतलब काट रही होगी, तो ये 90 डिग्री पे इस मिरर को बाइसेक्ट कर रही है, आप देख सकते हो। सर ऐसा क्यों हुआ? ये रूल है, ये नियम है, हमेशा इमेज फॉर्मेशन इन रूल्स को फॉलो करेगा। इन रूल्स के लिखने का मतलब क्या है, हमने जब ऑब्जर्व करा है ना, इसके पीछे हमारे पास अगर रीजन होगा भी तो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, वो फिजिक्स हमें नहीं पढ़नी, हमें बस ये देखना है कि हमने जब इमेज फॉर्मेशन को देखा तो हमने क्या देखा कि जब भी हम प्लेन मिरर की बात करेंगे, तो प्लेन मिरर में जब भी हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज फॉर्मेशन कुछ इन रूल्स को फॉलो करेगा, कुछ इन रूल्स को इमेज फॉर्मेशन फॉलो करेगा प्लेन मिरर में। हमेशा ये रूल, 4 रूल मात्र आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, वर्चुअल इमेज बनाता है मैग्निफिकेशन 1, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर रहेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर बराबर रहेंगी। और चौथा और लास्ट चीज, ये लाइन OI जो है ऑब्जेक्ट और इमेज वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट फ्रॉम मिरर होगा। अगर आपके ध्यान में रह गई ये बातें तो बहुत बढ़िया है, इसकी फील भी आपको होनी चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी लाइन पे। लाइन OI इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मिरर। इस चीज का आपको फील होना चाहिए और आप ट्राई करें कि आप जैसे ही मैं यहां पर लिखूं तुरंत आप आंसर इसका करें, डेट कि आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि बस देखे जा रहे हैं। भाई मैंने कोई मिरर यहां पर दे दिया, लेट से M डैश, और यहां पर हमारे पास है कोई ऑब्जेक्ट, ये हमने केस या सिनेरियो 1 ले लिया। दूसरा केस या दूसरा सिनेरियो, हमने यहां पर आपको कोई मिरर दे दिया और मैंने कहा कि मिरर ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा कुछ यहां पे है। भाई आपको ना ये छोटी छोटी चीजें बस गैदर कर लेनी है, और क्वेश्चन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स भी पूछेगा तो सब चीजों को मिक्स करके पूछेगा, आपको बस शार्पनिंग मेमोरी से ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। मैंने कहा मिरर तो सर छोटा पड़ गया, ऑब्जेक्ट यहां पर है, आपको मिरर को एक्सटेंड कर देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही इमेज बनाएगा। मान ले डिस्टेंस तेरी h है, तो ये डिस्टेंस भी तेरी कितनी रहेगी, h ही रहेगी, सेम डिस्टेंस पे बनाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन एक्चुअली हो कैसे रहा होगा, कुछ ऐसे हो रहा होगा, यहाँ से रेज जा रही होंगी टकरा के वापस, यहाँ से रेज जा रही होंगी टकरा के कुछ इस तरीके से, रे ट्रेसिंग करके ये कुछ यहाँ पर मिल जा रही। समझ में आई बात? अगर यहाँ पर मैं इमेज बनाऊं तो यहाँ पर इमेज कुछ ऐसे बन रही होगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही बनेगी अगेन। अगर आप इसको पीछे को एक्सटेंड करोगे तो ये कुछ इमेज यहाँ पर मिलेगी जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही अगेन आके दिखेगा। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, जहां भी मिरर को काट रहा है इसी लाइन पे इमेज मिल सकती है, अन्यथा कहीं नहीं, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। क्लियर है? छोटी छोटी मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया बातें अबाउट प्लेन मिरर। बिल्कुल छोटा सा और बहुत ही निहायती इजी सा ही टॉपिक होता है भाई, है ना। आपको डेरिवेशन नहीं करने सूत्र बनाओ, वरना रे ऑप्टिक्स के जैसे डेरिवेशन, भाई साहब रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन है वो, है ना। अब ना हम देखो ये कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आपको बताया जाता है, बट हम इसको करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, सो डेट आप टर्म भी न लगे, है ना। ये टॉपिक आता है मिनिमम हाइट of mirror required to
सी द फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज को देखने के लिए मिनिमम कितनी मिरर की मेरी हाइट होनी चाहिए, जरा इस चीज को समझ लो भाई। देख यहां पर मैंने रखा कोई मिरर, और यहां पे तू बना रहा है अपने बढ़िया बढ़िया बाल, एकदम बंठन के बाल बना के जूता पॉलिश कर, ये ठीक है, एकदम स्टाइल मार के तुमने यहाँ पर बाल लगा रहे ऐसे ऐसे, ज्यादा डायग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। ये बालों की क्या बात है, तो एकदम बढ़िया बढ़िया बाल बना रहे हो अपने। तो मैंने कहा कि मिरर का वो मिनिमम हिस्सा कितना हो कि आपको अपनी पूरी इमेज दिख जाए। देखो भाई, मिनिमम हिस्सा हमने बोला, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, पूरी मिरर की हाइट हो तो फिर तो तुम कितना ही बड़ा मिरर ले लो तुमको दिख ही जाएगा आपको बड़ा, है ना। कोई पूछे मैक्सिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज, भाई इन्फिनिटी मिरर दे दो, दिख ही जाएगा। ये तो क्वेश्चन ही नहीं बना, बचकानी हरकत हो गई, तो क्वेश्चन ही नहीं बना। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि मिनिमम छोटे से छोटा कितना मिरर होना चाहिए कि इंसान को अपना पूरा थोबड़ा या पूरी शक्ल, पूरे बाल बाल बढ़िया तरीके से अपना उसमें दिख जाए। तो मैंने कहा दिखने की प्राइमरी कंडीशन क्या है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा दिखने की प्राइमरी कंडीशन क्या है, इस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए बस, और किसी चीज पे नहीं। आपको बस किस चीज पे ध्यान रखना है भाई, किसी चीज के दिखने की प्राइमरी कंडीशन क्या है। कोई चीज कब हमें दिखती है, जब उस चीज से निकली हुई रेज हमारी आंखों में पड़ती है, या उस चीज के द्वारा रिफ्लेक्ट करी गई रेज हमारी आंखों में पड़ती है। देखो ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, मेरे को यहाँ जाना नहीं चाहिए पर मैं जा रहा हूं। एक होते हैं ल्यूमिनस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। नथिंग विथ योर सिलेबस, कोई मतलब नहीं है सिलेबस का, बट पता होना चाहिए। ल्यूमिनस एक इन्वर्टर भी आता है, इफ यू नो अबाउट इट। बिल्कुल सही बात, सचिन तेंदुलकर सर उसके ऐड में आपको देखते होंगे। तो ल्यूमिनस मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की एनर्जी, खुद की लाइट है, उसको ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे सन, जैसे हमारे घरों में लगे हुए बल्ब, वो खुद से खुद की रोशनी को इमिट करते हैं। तो अगर मैं मेरे अपने घर में लगे बल्ब को देख पा रहा हूं, तो क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि उस बल्ब ने खुद एनर्जी को इमिट करा है ना भाई। अगर यहाँ पर मेरे घर में एक बल्ब लगा हुआ है और वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, तो मैं तभी तो इसको देख पा रहा हूँ। सही बात है, लाइट को ये खुद ही एमिट कर रहा है। लेकिन अगर मैं अपने घर में रखी हुई टेबल को देख पा रहा हूं, तो वो इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि इस बल्ब से पड़ी हुई रेज इसमें जा रही है, और वो रेज रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में पड़ रही है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो खुद रेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ने रेज प्रोड्यूस करी है, वो उस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में पड़ के हमारी आंखों में जा रही होती है। क्लियर है बात? तो इवेंचुअली बात तो यही रही ना कि कोई भी चीज चाहे ल्यूमिनस हो चाहे नॉन ल्यूमिनस हो, हमें दिखेगी ही तब या तो वो खुद की रेज को प्रोड्यूस करे या किसी की रेज को रिफ्लेक्ट करके। इवेंचुअली रेज हमारी आंखों में पड़नी चाहिए। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस करी गई रेज भी तो मेरी आंखों में पड़ रही होगी, तभी तो मुझको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। तो जब भी रेज मेरी आंखों में पड़ेंगी तब मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो भाई ये आदमी यहाँ पर बना रहा है, बढ़िया बाल वाले। तो हमने कहा दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, एंड हियर इट इज द इमेज। ये इमेज बन गई। ये क्या है? इमेज है। अब देखना है ना, टू सी मतलब क्या होता है? देखना। आपको देखना है, क्या देखना है? इमेज को देखना है, पूरी इमेज को देखना है ना, यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी इमेज है वो देखना है। तो इसके लिए एक ही कैटेगरी है, एक ही कंडीशन है कि ये जो बाल है ना, इन बालों की रोशनी भी इसके, या बाल ज्यादा बड़े हुए, ठीक है, क्योंकि हाइट बहुत कम होती है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लगता है। तो आप नियरली ऐसा मान लो कि ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लगभग एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी आंखों में जाने हुए, है ना। तो मैं इसको दिखा नहीं रहा क्योंकि बहुत छोटा एंगल होगा। तो आप मानो कि एक डायरेक्ट ये जो लाइट है इसके बालों से या इसके सर की लाइट इसकी आंखों में पड़नी चाहिए। मैं मानता हूँ वो लाइट थोड़ी सी टेढ़ी होगी
क्योंकि बाल यहाँ है वो आंखों में पड़ेगी, लेकिन इतना छोटा एंगल होगा कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा के हम लगभग इस लाइन को स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। ठीक है, और इसके पैरों की जो रोशनी है वो भी यहाँ पर इसकी आंखों में पड़नी चाहिए, तब इसको अपनी इमेज दिखेगी। लेकिन इस काम के लिए तो इसका इतना ही मिरर काम में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेसिकली यूजफुल पार्ट ऑफ मिरर। आई बात समझ में? ये आपका यूजफुल पार्ट ऑफ मिरर है, बाकी ये पार्ट ऑफ मिरर आपका यूजफुल नहीं है। अब मैंने कहा सर ये है, तूने कहा हाँ, मैंने कहा अगर ये बताओ ये ऑब्जेक्ट अगर मिरर से d डिस्टेंस दूरी पे था तो क्या इमेज भी d डिस्टेंस दूरी पे बनी होगी? मैंने कहा बिल्कुल बनी होगी। मतलब मैं ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी को d लिख सकता हूं, तो इमेज और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच की दूरी टोटल 2d हो जाएगी कि नहीं? बता, d और d 2d हो गई और ये d डिस्टेंस थी। मैंने कहा बिल्कुल। हमने कहा मान लो पूरी मिरर की जो हाइट है, पूरी मिरर की जो हाइट है वो x है, चलो या h मान लो पूरे आपको मिरर को दूरी में देखना है, आपको ऑब्जेक्ट देखना है। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट h हाइट का है, तो यहां पर इमेज की हाइट भी h ही होगी। h हाइट को हमें देखना है, और लेकिन उसको देखने के लिए मान लो इतना ही पार्ट चाहिए, तो मान लो ये पार्ट x है। तो आपको दिख रहा है कि एक सिमिलर ट्राइंगल ये मिल गया मेरे को, और एक ट्राइंगल मेरे को ये मिल गया। ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए क्राइटेरिया क्या है? छोटा वाला ट्राइंगल है d और बड़ा वाला ट्राइंगल है 2d, तो d/2d बराबर छोटे वाले ट्राइंगल का x, बड़े वाले ट्राइंगल का h। समझ में नहीं आया? तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा कि ये मेरे को दो ट्राइंगल कुछ ऐसे मिल गए हैं, x ये d है, और इसी से एक ट्राइंगल कुछ ऐसे मिला है। क्लास 10th की बात है, ये ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। ये 2d है और ये हमारे पास h है। ठीक है, तो छोटा वाला ट्राइंगल d अपॉन बड़ा वाला ट्राइंगल 2d बराबर छोटा वाला ट्राइंगल का ये वाला साइड x अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड h। ये प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, वही मैंने यहां पर लिखी है, वही मैंने यहां पर लिखी है। तो आप देख पा रहे हो d से d कट गया, तो यूजफुल पार्ट ऑफ मिरर कितना आ गया? h/2 आ गया। मतलब किसी बंदे को अगर अपनी हाइट देखनी है मिरर में, तो उसको मिरर कितना चाहिए होगा? अपनी हाइट का आधा मिरर चाहिए होगा। मान ले किसी बंदे की हाइट है 122 सेंटीमीटर, तो उसको कितना मिरर की जरूरत पड़ेगी अपने को पूरा देखने के लिए? तो तू कहेगा 122/2, यानी कि 61 सेंटीमीटर का अगर मिरर है तो वो अपनी पूरी इमेज उसमें देख सकता है। ठीक है, ये डेरिवेशन टाइप का हो गया। सिंपल ध्यान में रखो, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू फुल इमेज h/2 के बराबर होती है। ठीक है भाई, ये बात चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, एक क्वेश्चन ऐसे बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ना, कोई ऐसा नहीं कि मैं नया क्वेश्चन ला दिया। स्क्वायर फ्रेम क्वेश्चन का ये टाइप है, बड़ा पॉपुलर है। SQUARE स्क्वायर फ्रेम। स्क्वायर फ्रेम क्वेश्चन है, आप चाहो तो आप इसको लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, वो आपके ऊपर रहेगा कि आप खुद अपनी कॉपी में लिखो। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बकायदा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका इससे ही काम चल जाता है तो अच्छी बात, वरना आप खुद लिखें। तो हमने कहा कि एक स्क्वायर फ्रेम है, या एक कह लो कि एक स्क्वायर कमरा है अपने पास। क्या पड़ा हुआ है? स्क्वायर कमरा पड़ा हुआ है। स्क्वायर है तो ऑब्वियसली इसकी सारी साइड्स जो है वो बराबर रही होंगी। यहां पर आपको देखा नहीं इतने अच्छे से सारी साइड बराबर कर गए ना, मैंने तो दिखा दिया सारी साइड बराबर है, पर बस दिखा रहेगा और क्वेश्चन होगा लंबा चौड़ा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई स्क्वायर फ्रेम है मतलब सब बराबर रहेगा, उसको इग्नोर मत मानना।
यही है एग्जाम का प्रेशर, है ना। यहां पर अपने पास क्या रहेगा, कोई एक मिरर अटैच्ड रहेगा, यहां पर आपके पास क्या रहेगा, एक मिरर रहा। हमें यह भी दिया गया है कि ये जो स्क्वायर है, लेट से इसकी साइड है ए, इस स्क्वायर की साइड कितनी है, ए है। ये जो मैन है, एक आदमी हमारे पास यहां पर है जो सेंटर ऑफ फ्रेम पे खड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ फ्रेम पे खड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस आदमी को एक पीछे इसके एक दीवार है, पीछे इस आदमी के क्या है, एक दीवार है। इस आदमी को दीवार को देखना है। मैन wants to see the wall, तो मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ मिरर कितनी रहेगी। वो आदमी वॉल को देखना चाहता है, तो इस मिरर की कितनी लेंथ की उसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कितनी उसको जरूरत पड़ेगी। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को बताना है। भाई करेंगे इसको ट्राई। फिलहाल हो गया भाई। देखो फंडा क्या है, आदमी को देखना क्या है, आदमी को देखनी है दीवार। तो पहले दिखाओ उसको दीवार, और दीवार की देखनी क्या है, वॉल की बेसिकली इमेज देखना चाहता है, क्योंकि उसका मुंह तो इधर को है। तो यहां पर अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ए डिस्टेंस दूरी पे ही, क्योंकि ए डिस्टेंस दूर यहां पर वॉल है, तो ए डिस्टेंस दूरी पे ही वॉल की इमेज बन जाएगी। और वॉल की हाइट क्या है सर, सपोज कर लेते हैं एच, मत करना, क्योंकि वॉल की हाइट, क्योंकि स्क्वायर फ्रेम है तो सारी साइड ए होंगी, यानी कि ये जो वॉल की इमेज बनेगी इसकी हाइट भी कितनी होगी, ए ही होगी, ठीक है सर। आदमी को कब दिखेगी ये, जब ऊपर वाली फ्रेम से लाइट आके इसकी आंखों में पड़ेगी, ऊपर की पीस की लाइट भी पड़ेगी और नीचे की लाइट भी पड़ेगी। भाई अगर टॉप जो आप बॉटम जो आपके सबसे लास्ट के पॉइंट्स हैं उनकी अगर लाइट इसकी आंखों में पड़ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बीच की तो पड़ी जा रही होंगी। अगर जो इसके एजेस हैं उनकी लाइट अगर इसकी आंखों में पड़ जा रही है तो बीच की तो उसमें आ ही जा रही होंगी, इसलिए हम एजेस की लाइट ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम एजेस की लाइट ले रहे हैं। तो हमारा यूजफुल पार्ट ऑफ मिरर कितना है, इतना है। सर अब ये कैसे निकाले, मैंने कहा ये ए है, हमें निकालना है एक्स, निकालना है एक्स, निकाला। ऐसे रटना नहीं है इन क्वेश्चनों को सीधे सर h/2 यहाँ पर वॉल है, वॉल ए हाइट की है तो a/2, ये आंसर गलत है, पहले बता दो, ठीक है। बहुत ज्यादा रटना भी नहीं है, क्योंकि आदमी अगर खुद को देख रहा है तो h/2 सही है, लेकिन अगर वो किसी और चीज को देख रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, ठीक है सर। देखो हमें दिया है कि आदमी सेंटर ऑफ फ्रेम पे है, सेंटर ऑफ फ्रेम पे मतलब ये यहां पर से a/2 की दूरी पे है, और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है a है, तो a प्लस a/2 ये कितना हो जाएगा, मैं सिंपली लिख देता हूं 3a/2, ठीक हो गई।
तो आपको दिख रही है कि ये जो दूरी है वो है आपकी 3a/2। ठीक है बंधु, मैं इसको क्लियरली अगर आपको दिखाऊं, ये आपका x है, ये आपका a है, ये आपका 3a/2 है, ये आपका 3a/2 है, जो कि बड़ा ट्राइंगल है, और छोटे ट्राइंगल के लिए ये आपका a/2। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है। अगेन ये आपका x है जो हमें निकालना है, ये आपका a है, साइड ऑफ वॉल के बराबर है ना, वॉल की स्क्वायर फ्रेम का हिस्सा है, तो a के बराबर होगा ये। और आपको दे रखा है कि देखो ये x यहाँ पर है, तो क्योंकि आदमी सेंटर ऑफ फ्रेम पे है तो यहां से यहाँ की दूरी a/2 के बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस आप कह सकते हो कि a/2 है, और ये डिस्टेंस आप कह सकते हो कि कितनी है, 3a/2 है। कुछ नहीं है, फिर सर सॉल्व कर लो इसको। तो मैं कहूंगा a/2 अपॉन में 3a/2, ये आपका बराबर है, किसके बराबर है मेरे भाई, x/a के बराबर है। तो आप देख पाओगे यहां से, क्या देख पाओगे, देख लेते हैं, ये a/2 ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 2/3a बराबर x/a से a कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो x की वैल्यू आई a/3 के बराबर। मतलब 1/3, मान ले ये वॉल 90 सेंटीमीटर की है, तो 90 का 1/3 यानी कि 30 सेंटीमीटर के मिरर में वो इस पूरी दीवार को देख सकता है। 30 सेंटीमीटर इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द मिरर। इस तरीके के सवाल यहां से बनते हैं, यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं अगेन जो आपको आने चाहिए। तो भाई ये कुछ चीजें थी, कुछ बढ़िया बढ़िया बातें थी जो हमने यहाँ पर करनी चाहिए थी और हमने कर ली है। इनसे जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यकीन मान के चलो आपको वो गिफ्ट दे रहा है तो आप उसको दोनों हाथों से ओपन हैंडेडली एक्सेप्ट किया करो। ठीक है, लास्ट टाइम है, इस टाइम पे अपने को एक्सेल करना ही करना है। देखो एक चीज होती है, बहुत छोटी सी चीज है, मैं इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं जा रहा। वो लोग बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू कुछ नहीं होता। मान ले तेरा मिरर है, अब मैंने यहां से इसमें 2 रेज डाली ऐसे, और ये टकरा के ऐसे गई, तो जहां इन दोनों रेज, ये दोनों रेज टकरा के गई, अब इन दोनों रेज के बीच का जो एरिया है ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे भाई, अगर मैं एक ऑब्जर्वर को यहां बिठा दूं O1 और एक ऑब्जर्वर को यहां बिठा दूं O2, तो मैं कहूंगा कि क्या O1 को इमेज दिख रही होगी, क्या O1 सी इमेज, क्या ये इमेज देख पा रहा होगा, बिल्कुल देख पा रहा होगा। और अगर कोई बोले कि O2 क्या इमेज को देख पा रहा होगा, तो मैं कहूंगा नहीं देख पा रहा होगा। क्यों, क्योंकि O1 फील्ड ऑफ व्यू में है और O2 फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। तो जो फील्ड ऑफ व्यू में होता है वही इमेज देख पाता है, इसको फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं सिलेबस में, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो एक चीज यहाँ पर भी मैं रिलेट करना चाहूंगा कि आपको लगता है कि अगर छोटी सी पार्ट है तो आपको एक छोटा सा पार्ट ऑफ सिलेबस देख रहे हो, अगर आप कंपैरेटिवली देखो ना, दोनों इंटीग्रेट करके 11-12 बहुत बड़ा सिलेबस बनता है भाई। आप एक ही चैप्टर में एक्सेल करने की बहुत ज्यादा भी मत सोचो। अगर हम उन दोनों को मिक्स कर दें, तो अगर हम एक ही साथ देखें तो फिर वो एक बड़ी डील बन जाती है कवर करने के लिए। फिलहाल हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। सर इसका मतलब क्या है, देखो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म का मतलब क्या है, प्लेन मिरर की ही बात हम कर रहे हैं। जब हमारे पास यहां पर एक सिंगल प्लेन मिरर था, तो हम जानते हैं कि इस तरीके से एक मिरर था अपने पास, और ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपकी इमेज बन जा रही थी। तो होता क्या है बेसिकली कि ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है सिंगल प्लेन मिरर में, एक इमेज बनती है।
मैग्नीफाइड ये होती नहीं है, मैग्निफिकेशन इसका 1 होता है बेसिकली, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर रहता है, बराबर दूरी पे बनती है मिरर से, ये हमें पता है यहाँ पर था। सिंगल प्लेन मिरर क्या हो अगर मैं दो प्लेन मिरर को ऐसे लगा दूं थीटा एंगल पे, अब होगा क्या, अब होगा ये कि मान लो इमेज यहां पर बन रही है, तो इस पूरे रीजन में बहुत सारी इमेजेस आपकी बन सकती है, बहुत इमेजेस बन सकती हैं, है ना। मान लो ये दो प्लेन मिरर है मेरे पास, मैंने उनको ऐसे लगा दिया, अब कितनी इमेज बनेंगी। मान लो दो प्लेन मिरर है, मैंने उनको ऐसे लगा दिया, समझ रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां लाइन टकराएगी, यहां टकराएगी, यहां टकराएगी, कितनी इमेजेस बनेंगी। तो इसका एज सच हमारे पास कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि करने जाएंगे तो आपको दिख ही रहा है, थोड़ा सा टफ भी पड़ेगा, हालांकि कर सकते हैं करना चाहे तो, लेकिन ऐसा डेरिवेशन अपने सिलेबस में है नहीं। तो हमें तो सिंपल फॉर्मूले पे फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म में। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप, ठीक है ना, मान ले कोई मिरर हमारे पास ऐसे है, M1 मिरर, और एक मिरर है मेरे पास जो कुछ इस तरीके से यहां पर रखा गया है M2 मिरर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, वो क्या है, थीटा एंगल है। तो मैंने कहा कि सर सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा क्या, फाइंड n, और n की वैल्यू है 360 बटे थीटा, वेरी वेरी सिंपल, आपने n निकाल दिया 360 डिवाइडेड बाई थीटा से, ठीक है, ठीक है, बात हो गई भाई खत्म, बस आप n निकाल दो, आपने बात खत्म ही कर दी। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर आपको पता होना चाहिए, अगर इस एंगल को मैं बीचों बीच काट दूं तो ये लाइन इसकी क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। अगर ये लाइन इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में काट देगी तो ये लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर है। एग्जाम्पल के लिए मान ले अगर ये 60 डिग्री का एंगल है और मैंने एक बीच में से लाइन डाली जिसने इसको 30 डिग्री और 30 डिग्री में बांट दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात, बहुत ही बचकानी बात है, ठीक है। केस 1, इफ n बराबर ऑड, चलो इवन से शुरू करते हैं, इसको ना ऑड से प्यार है, जब भी मिरर को ऐसे रखा जाएगा ना तो उसको ऑड से प्यार है, मतलब ऑड को वो ज्यादा छेड़खानी करना नहीं चाहता, वैसे इवन से नफरत है। तो अगर n इवन आ गया आपका, n जो आपने निकाला नंबर, मान ले वो इवन आ गया, इवन संख्या आ गया, मतलब 2 से डिविजिबल संख्या आ गई, ठीक है, ये तो पता ही होगा ऑब्वियसली। तो अगर n इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड जिसको मैं यहां पर m से डिनोट कर रहा हूं, उसकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस में 1। कितनी हो जाएगी, n माइनस में 1। इवन आया ना, आपने उसको ऑड बना देना है, क्योंकि इसको ऑड से क्या है, प्यार है, ठीक है। केस 2, इफ n बराबर ऑड, अब ऑड आएगा ना तो इसमें फर्दर 2 केसेस हैं, मतलब अगर सिंपल ऑड है ना तो m बराबर n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल केस की तरह। इसमें स्पेशल केस कब बन जाता है, अगर n ऑड आया एंड ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर, n ऑड आया लेकिन ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे था, तो ये ऑड से नफरत कर बैठेगा, और m की वैल्यू इस केस में सिंपल क्या हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी, ऑड के केस में भी। लेकिन कब होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे बैठा होगा तब, है ना। बाकी पोजीशन के लिए सिंपल, अदर पोजीशन के लिए m बराबर n आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट बाय द वे, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, दो प्लेन मिरर है, थीटा एंगल पे हमने इनको रख दिया। केस नंबर 1,
अपन ने जो सिंपल n निकाल लेना है 360 बाई थीटा। केस नंबर 1, अगर n आ गया ऑड से शुरू कर रहा हूं, अगर n ऑड आ गया, रहने दो, ऑड से क्या है, इसको प्यार है। लेकिन अगर ऑड आ गया, लेकिन एक स्पेशल केस है इसमें, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, एंगल बाइसेक्टर पे रख दिया। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है मैं समझा चुका हूं, तो फिर n-1 कर देना। ऑड से नफरत सिर्फ एक ही बार होती है। और अगर गलती से भी n इवन आ गया तो ये इवन को किसमें कन्वर्ट करेगा, तुरंत ऑड में n-1 कर देना, n-1 कर देना। ठीक है। अब मेरे भाई आपके पास एक फॉर्मूला तैयार है। मैं इस पूरी चीज को समराइज करके लिख देता हूं। निकलने का नाम दे दी भाई, क्या हो गया इसको। मैं इस पूरी चीज को समराइज करके लिख देता हूं। आपने n निकाल दिया 360 बाई थीटा से। अगर मान लो n आ गया ऑड, और वो है आपका एंगल बाइसेक्टर में, तो आप कर दो n-1। ऑड आया, एंगल बाइसेक्टर के अदर पोजीशन में है, इसके अलावा किसी पोजीशन में है, तो सिंपली n के बराबर इमेज आ जाएंगी। लेकिन अगर नंबर इवन आ गया तो उसको जल्दी ऑड में कन्वर्ट कर दोगे n-1 से। क्लियर है बातें, है ना। अब एक देखो स्पेशल केस। अगर मैं क्या करूं मेरे भाई, अगर मैं दो मिरर को इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल रख दूं, ये दो मिरर हैं और दोनों मिरर को मैंने कैसे रख दिया, एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, तो इस केस में आप देख पा रहे हो कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, यानी कि जो थीटा है, वो 0 डिग्री के बराबर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। वैल्यू पुट करो, n बराबर 360 बाई 0, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इंफिनिटी। अब n की वैल्यू इंफिनिटी आ गई, तो नंबर ऑफ इमेजेस m या तो n के बराबर होगा, इंफिनिटी के बराबर होगा, या n-1 या n-1 यानी कि इंफिनिटी -1, वो भी तो इंफिनिटी देगा। इंफिनिटी में से कुछ घटा लो, कुछ जोड़ लो, तो इंफिनिटी रहना है। तो नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में इनफाइनाइट बन जाते हैं। कहने का मतलब ये कि दो प्लेन मिरर्स के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, तो द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दीज टू प्लेन मिरर्स इज इनफाइनाइट। यहां पर कितनी इमेजेस बन जाएंगी, इनफाइनाइट इमेजेस बन जाएंगी। और इसी केस को हमें थोड़ा सा संज्ञान में लेके पढ़ना है कि ये इमेजेस कितनी कितनी दूरी पे बन सकती हैं, बननी चाहिए, क्या क्या हो सकता है, ये छोटी मोटी बातें हैं। ठीक है भाई। अब यही हम सीख लेते हैं एक बार कि है ना, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, जहां भी क्वेश्चन आए आप इनके लगाओ बढ़िया तरीके से। इसमें ज़रा टाइम वेस्ट में करने का, क्योंकि सिंपली ये क्वेश्चन बन जाते हैं। हम प्लेन मिरर पे फोकस करेंगे कि प्लेन मिरर पे इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, मान लो आपको यहाँ पर कोई मिरर 1 दिया हुआ है, M1 बोल देते हैं, यहाँ पर कोई मिरर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर कोई मिरर 2 दिया हुआ है, और कोई ऑब्जेक्ट आपने इनके बीच में प्लेस कर दिया। ये ऑब्जेक्ट मिरर 1 से कोई दूरी x दूरी में है और मिरर 2 से ये ऑब्जेक्ट लेट से y दूरी में है। मिरर 1 से ये ऑब्जेक्ट x दूरी में है
और मिरर टू से ये ऑब्जेक्ट वाई दूरी में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, क्यों, आपके लिए सूटेबल रहेगा, आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्लस डी, एक्स में प्लस डी, वाई में प्लस डी। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, और इन दोनों बीच के मिरर के बीच की जो दूरी है वो डी है। डी क्या है, डिस्टेंस इन बिटवीन मिरर्स के बीच की दूरी है। तो यहां पर जो पहली इमेज बनेगी वो x प्लस डी में बनेगी मिरर टू से, और मिरर वन से जो इमेज बनेगी वो आपकी y प्लस डी में बनेगी। लेकिन मिरर टू से दूसरी इमेज y प्लस, इसमें और डी जोड़ो, 2D में बनेगी, और मिरर वन से इसमें और डी जोड़ो, x प्लस 2D में बनेगी। इसको एक बार ध्यान से देखो, इसको एक बार ध्यान से देखो, इसका इसके काम आ रहा है, इसका इसके काम, फिर इसका इसी के काम, इसका इसी काम। बहुत गोलमाल चक्कर है, क्वेश्चन में इसमें कराऊंगा, इसमें खुद का दिमाग लगाओ। अभी अगर मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया और आपने दिमाग नहीं लगाया तो इट इज ऑफ नो सेंस। 2 ही मिनट लगते हैं भाई इस काम को करने के लिए, आप करो। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर फिर कर रहे हैं, सोचो इसको फ्रेम में ला। ठीक है, ये फ्रेम में आना चाहिए आपके, ये फ्रेम में आना चाहिए आपके। एक क्वेश्चन बाकी हम इनसे कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये मिरर वन है और इधर पे ये आपका मिरर टू है। यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो मिरर वन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, लेकिन मिरर टू से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन सुनना, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज ऑफ M1 एंड थर्ड इमेज ऑफ M2। क्वेश्चन ये है, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज ऑफ M1 एंड थर्ड इमेज ऑफ M2। चलिए देख लिया होगा। आपको लगेगा सर हमें यहाँ पर डी नहीं दिया है, तो बहुत ही गलत बात है भाई। इन क्वेश्चनों में पहले आप एक बार फोकस कर लिया करो कि आपको डी गिवन है, निकालना है, क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे डिस्टेंस बिटवीन द मिरर इनडायरेक्टली गिवन है, ऑब्जेक्ट यहां से 5 सेंटीमीटर, यहां से 10 सेंटीमीटर, मतलब डी की वैल्यू 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर है। देखो दूरी इन दोनों मिरर के बीच की वो 15 सेंटीमीटर ही तो है, 5 प्लस 10, क्लियर है, बहुत सही। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो अपन ने क्या करा, एक लाइन बना दी। क्या करा, लाइन बना दी। तो x प्लस डी ये हो गया 20, x प्लस डी ये हो गया आपका कितना, 25। ये कौन सी इमेज है, ये फर्स्ट इमेज है। अब सेकंड इमेज में आओ, x प्लस डी, एक्स प्लस डी, डी कितना है 15 है, ये तो हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 35। ये कौन सी इमेज है, ये सेकंड इमेज है, ये सेकंड इमेज है। और अगर थर्ड इमेज की बात करी दी है तो x प्लस डी 35 में आप 15 जोड़ोगे तो ये 50 हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा 50। क्लियर है बात, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो सेकेंड इमेज ऑफ M1 35, ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा है। थर्ड इमेज ऑफ M2, थर्ड इमेज ऑफ M2 कहां है सर, ये M2 है और इसकी थर्ड इमेज यहां पर है जो कि कितने में है, 50 में है ना सर। ये 50 में है, ये 35 में है, ये 55 में है। इन दोनों के बीच की दूरी माइनस कर दिया, 15 सेंटीमीटर आंसर। और ये क्या है सर, आंसर गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। सोचिए जरा क्यों, कैसे, कहां पर क्या हुआ है यहां पर, है ना।
समझ रहा है, समझ रहा है। देखो भाई जरा ध्यान से देखना, सेकेंड इमेज ऑफ M1 एंड थर्ड इमेज ऑफ M2, यही पूछा है हमसे यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड इमेज ऑफ M1 कहां पर बन रही है, 35 सेंटीमीटर में बन रही है। ये M1 है, 35 सेंटीमीटर मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी 35 है, 5 तो यही हो गया, तो इसके कहीं यहां इमेज बन रही है जो कि 30 सेंटीमीटर दूर होगी, 5 तो यही है क्योंकि, और थर्ड इमेज ऑफ M2 ये तो 50 पे बन रही है, ठीक है। 50 से बन रही है मतलब 10 तो यही है, तो यहां से कहीं 40 दूर जाओगे तो यहां पर आपकी इमेज बन रही है। बताओ यार, बताओ, इतनी चीजें आपको थोड़ा सा हजम हो रही है यहाँ पे, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ। इतना होना चाहिए 110% क्लियर। अब यहाँ पर क्या लगता है, अब यहाँ पर लगते हैं साइन कर रहे हैं। देखो इसको सॉल्व करने के आपको बतेरे मेथड मिल जाएंगे और सारी मेथड बेसिक्स पे टिकी होती है। तो आप एक बेसिक मेथड पकड़ो जो कि मैंने दे दी है, इस पे इतना एक्सपर्टीज हासिल करो कि बाकियों में जाने की जरूरत ना पड़े। हर मेथड में भटकोगे तो फिर ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अपन क्या करते हैं, अपन मिरर के इधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव मान लेते हैं और इधर की डिस्टेंस को मान लेते हैं कि वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर मैं M1 से बात करूं तो M1 की जो सेकंड इमेज बन रही है वो आप देख रहे हो 35 सेंटीमीटर पे बन रही है, जो मैंने कहा मिरर से 30 सेंटीमीटर पीछे है, यानी कि इस मिरर से ये -30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। और हमें डिफरेंस लेना है। थर्ड इमेज ऑफ M2 आप देख पा रहे हो कितना है, ये है, क्योंकि हम इधर को जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये +40 में, +40 दिख रहा है, -30 -40, ये आपका कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन ये गलत है। देखो यहां पर बेसिकली जितनी कॉमन मिस्टेक कोई भी बंदा कर सकता है वो कर यहाँ पर हम चुके हैं। देखो कॉमन मिस्टेक आपकी है क्या भाई, हमने ये पढ़ा था कि प्लेन मिरर अपने से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट होता है वही उतनी दूरी इमेज बनाता है, लेकिन यहाँ तो 25 आ रहा है। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ये आपकी सेकेंड इमेज होगी, ये थर्ड होगी और ये होगी आपकी फोर्थ। क्यों सर, भाई फर्स्ट इमेज इससे 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे बनी होगी और इससे 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे बनी होगी। ये बस सिंपल सी बात है भाई। इसकी पहली इमेज तो इससे 5 सेंटीमीटर इधर ही बनी होगी और इसकी M2 की पहली इमेज तो इससे 10 सेंटीमीटर इधर बनी होगी, इतनी दूर पे तो बनेगी। ये आपकी शुरू होती है काफिला सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इमेज से, ठीक है। अब आप सिंपली कर दोगे यार, तो सेकेंड इमेज ऑफ M2 यानी कि 25 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, सॉरी सेकेंड इमेज ऑफ M1 यानी कि 25 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन सिंपल मत लिखना 25 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, तो M1 तो ये रहा, M1 से भी 25 सेंटीमीटर दूर यहां पर इमेज बनेगी। और थर्ड इमेज 40 सेंटीमीटर दूर बनेगी M2 की फ्रॉम M2, तो M2 से भी 40 सेंटीमीटर दूर यहां पर, तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस, 25 15 40, जोड़ दो 25 15 40, 30 40 ये हो गया, 40 ये हो गया, यानी कि आंसर हो गया आपका 80 सेंटीमीटर, और ये सही है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। देखो अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं।
एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्लेन मिरर क्रिएट्स लेटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन को क्रिएट करता है। मतलब भैया मिरर के सामने जाओ और आप उठाओ अपना लेफ्ट हैंड, तो वो ऐसा दिखाएगा कि आपने जैसे कि अपना राइट हैंड उठा रखा है इमेज में। जो ऑब्जेक्ट है, आप प्लेन मिरर के सामने लेके जाओ अपनी कोई वॉच, घड़ी, और घड़ी में मान लो समय हो रहे हैं 12:10, तो वो आपको समय दिखाएगा 12:50। ठीक है, ये मिनट है, ये मिनट है, ये आवर है। तो ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन के एग्जांपल है। अब घड़ी वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि बताओ घड़ी में समय इतना हो रहा है तो मिरर में कितना हो रहा होगा। वो सवाल आप इजीली कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। बार को हम रेफरेंस मान लेते हैं। बहुत लोग 24 घंटे में से माइनस वाली टेक्निक अपनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है मेरे ख्याल से, बट आप सिंपल टेक्निक से चलोगे तो भी कर लोगे। मैं कुछ स्टैंडर्ड ही सवाल ले रहा हूँ ताकि गलती कहीं मेरे से भी ना हो। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो, एक वेलोसिटी ऑफ इमेज, डेविएशन और रिफ्लेक्शन वाला ये जो छोटा छोटा पोर्शन है ना, ये हमारे पास यहाँ पर बच जाता है। अब इसको हम चाहें तो अभी कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा मेरे ख्याल से हुआ नहीं है अभी। बट कुछ क्वेश्चन में देखना चाह रहा हूँ, अगर कोई मेरे को मिलता है तो। घड़ी में टाइम हो रहा है 3:25, बताओ मिरर में टाइम कितना होगा। टेक्निक समझूंगा, इसमें खेलूंगा नहीं ज़्यादा, सिंपल आपको मैं पढ़ना सिखा दूंगा कि कैसे करना है। देखो घड़ी पहले बना लो, बार के आगे होता है 6, 3 के आगे होता है 9, ये आपकी घड़ी है। 3:25 हो रहा है, मतलब सुई कहीं बार 1 2 यहाँ 3 पे होगी आपकी आवर वाली सुई, मोटी सुई, और 25 यानी कि 4 5 6 7, तो 5 पे होगी आपकी मिनट वाली लंबी सुई, पतली सुई। 3:25 हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपने बार को मान लिया रेफरेंस, बार को क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया, और अब अपनी घड़ी को यहाँ ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ बज रहे हैं 3:25, ठीक है। AM PM से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वॉल क्लॉक में AM PM का चक्कर नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर मिरर के इस साइड भी एग्जैक्टली पहले तो बना लेनी है घड़ी, और आपको क्या देखना है कि देखो ये जो मोटी वाली सुई है, ये बार से 1 2 3, मतलब 1 2 3 जंप मार के आपकी मोटी वाली सुई है। बार के बाद आपने 3 जंप मारी है, तब आप 3 में पहुंचे हो इस तरफ। तो आप मिरर में 3 जंप मार दो इस तरफ, यानी कि यहां अगर 3 बज रहे थे, यहां अगर 3 बज रहे थे, तो यहां पर ये सुई तकरीबन कितने के पास में होगी, 9 के पास में होगी, 9 के पास में होगी या होनी चाहिए। लेकिन भाई एक चीज जरा ध्यान से सुनना, आपको ना यहाँ पर प्योरली घड़ी की तरीके से सोचना पड़ेगा। टाइम हो रहा था 3:25, तो घड़ी तो चलो मोटी वाली सुई तो 25 मिनट में थी, क्या ये घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 3 में होगी? नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 3 में एग्जैक्ट होती तो 3 में होती, और ये मिनट वाली सुई आपकी बार में होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि बार से ज्यादा मिनट भी कुछ हो चुके हैं, तो ये जो आपकी आवर वाली सुई है, ये 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो आप यहां क्या करो, बार से 3 पीछे आओ। यहां अगर 3 में होती तो इस साइड 9 में होती है ना, 3 आगे 3 जंप, यहां भी 3 जंप मारा, लेकिन ये एग्जैक्ट 3 में थोड़ी में, ये 3 से थोड़ा नीचे है, तो यहां भी आप क्या करो, 9 से थोड़ा नीचे कर दो, मतलब जो आपकी आवर वाली सुई है वो 8 और 9 के बीच में होगी। ठीक है,
और ये जो यानी आपकी ये वाली सुई यहाँ 5 में है, मतलब ये 6 से एक पीछे है, या तो 12 को रेफरेंस मानो या 6 को रेफरेंस मानो। 6 से एक पीछे है तो यहाँ आप क्या करो, 6 से जस्ट एक आगे कर दो, 7 में आपकी मिनट वाली सुई होगी, यानी कि आपका टाइम हो रहा होगा, ये 8 बजा है, 8 बज के हो रहा होगा कितना, 30 और 5 35 मिनट, 8 बज के कितना हो रहा होगा, 35 मिनट। इतनी सी बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, और ये आंसर बिल्कुल सही भी है हमारा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको ये आने चाहिए। अब यार कुछ मैं इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स आपको बता रहा हूँ। देखो अभी तक की चीजें मैं समराइज कर देता हूँ। एक तो नंबर ऑफ इमेजेस वाला कंसेप्ट आप ध्यान में रखेना, n इक्वल टू 360 माइनस थीटा, 360 बाई थीटा। अगर आपका इवन आता है n तो उसको ऑड में कन्वर्ट कर दो, ऑड आता है तो ऑड ही रहने दो, टिल देन वो एंगल बाइसेक्टर में तो -1 कर दो। देन कुछ प्रॉपर्टी थी, सेम साइज की इमेज बनाता है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है, जितनी दूर होता है ऑब्जेक्ट मिरर से उतनी ही दूर इमेज बनाता है। और OI वाली जो लाइन हमने बात करी थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ये तो ऐसी चीज थी जो आप भूल नहीं सकते, मैग्निफिकेशन हमेशा 1 का ही वो रखता है। यही तो बातें हमने अभी तक करी हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है, वैसे तो h/2 होती है, लेकिन वो सिर्फ तब होती है जब ऑब्जर्वर खुद को देख रहा हो मिरर में। मान लो ऑब्जर्वर को वॉल देखनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड लगानी पड़ेगी, है ना। उसमें जैसे वॉल में a/3 का आंसर आया था, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में आपको याद ही तरीके से रहनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, डेविएशन बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा, ये चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेंगी, लेकिन सिलेबस में ये अपने को है, ठीक है, नीट के जेईई के। तो डेविएशन बाय अ प्लेन मिरर, भाई मान ले कोई प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ था, है ना। पहले हम क्या ले रहे हैं, सिंगल प्लेन मिरर। सिंगल प्लेन मिरर कितना डेविएशन कॉज करता है, पहले तो ये समझो डेविएशन है क्या। डेविएशन का मतलब ये कि मैंने यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई, वो टकरा के चली गई, ठीक है। मान लो थीटा एंगल पे इंसिडेंट करी थी, थीटा एंगल से ही जो नॉर्मल के साथ एंगल बना के गई होगी। डेविएशन का मतलब क्या है, देखो ये लाइट को जाना तो इधर था, ये तो ऐसे इंसिडेंट हुई थी तो इसको तो यहाँ निकलना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ चलेगी, तो ये इतना विचलित हो गई अपने पथ से, अपने पाथ से, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी में बोलूं शुद्ध तो विचलन कोण इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विचलन कोण इसको बोला जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन का विचलन कोण। तो आपको सिंपली ध्यान में क्या रखना है, आप देखो ये पूरा 180 होगा एंगल, स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको दिख रहा है कि 180 डिग्री बराबर है 2 थीटा माइनस डेविएशन एंगल के, सॉरी प्लस डेविएशन एंगल की। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सिंगल प्लेन मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, लाइट अपने पाथ से कितना विचलित हुई है, 180 माइनस 2 थीटा के बराबर होता है, जहां पर थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। मेरे भाई क्या हो अगर हमारे पास 2 प्लेन मिरर हो, ज्यादा दिमाग आपको यहाँ पे भी नहीं लगाना, फॉर्मूला पे फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये पार्ट एनसीईआरटी में है नहीं। ये सिंगल प्लेन मिरर था, 2 प्लेन मिरर, इससे आगे आपको बढ़ना भी नहीं है, ठीक है। 2 प्लेन मिरर तक सीमित हो जाना बस। मान लो एक प्लेन मिरर ये रखा है, एक प्लेन मिरर ये रखा है, तो होगा क्या भाई, लाइट डालोगे यहाँ आएगी, यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे टकरा के 2 बार रिफ्लेक्ट होगी, है ना। एक रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। ध्यान रहे 2 प्लेन मिरर के केस में जब सिंगल प्लेन मिरर था तो 180 माइनस 2 थीटा या 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आया था, लेकिन 2 प्लेन मिरर के केस में आपको ध्यान में रखना है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कितने ही एंगल पे इंसिडेंट कराओ आप लाइट को, इसको इससे मतलब नहीं है। ये देखता है एंगल बिटवीन मिरर कितना है,
यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मिरर है, और इसका फॉर्मूला वहां 180 माइनस 2 थीटा था, यहाँ सिंपल है डेविएशन बराबर 360 माइनस 2 थीटा। लेकिन थीटा क्या यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या यहाँ पर थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नहीं, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ना होके ये आपका क्या है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस के तो इंडिपेंडेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, थीटा है एंगल बिटवीन मिरर्स। एंगल बिटवीन मिरर्स क्या है आपका, थीटा है। एंगल बिटवीन मिरर क्या है आपका, थीटा है। इतना हमको बिल्कुल ही ध्यान में रखना पड़ेगा। एक लास्ट आर्टिकल बचता है प्लेन मिरर का, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज को हम बार बार कवर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फंसने के चांसेस है लिटरली वहां पे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज को अगर हम कवर कर लेते हैं तो हमारे पास बचते हैं स्फेरिकल मिरर। तो हम क्या करते हैं, एक ही आर्टिकल बच रहा है, ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसके फिर हम जस्ट शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लेंगे, आपने पढ़ लिया ना, अब शॉर्ट नोट्स बना के रख लो बस। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज को हम लास्ट में करेंगे लेक्चर के, या हो सकता है कि मैं उसको अगले लेक्चर पर डाल दूं। ठीक ठाक सा टॉपिक है, मतलब टफ नहीं कहूंगा, ठीक है टॉपिक, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। स्फेरिकल पार्ट हमारा रिफ्लेक्शन का बचा हुआ है, तो हमें वो करना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमने प्लेन मिरर से तो देख लिया, अब रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर से या स्फेरिकल सरफेस से हमें देखना है, तो उसको शुरू कर लेते हैं। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ देर यहाँ पर क्या चलेगा, वही इंट्रो चलेगा। आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको पता है तब, ठीक है। सुनना ध्यान से, इंट्रो में मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी, एक बार इंट्रो थोड़ा सा मैं यहाँ पर पॉज लूंगा। पॉज इसलिए लूंगा भाई क्योंकि इंट्रो में बताने में मैं अगर लगूं तो ये 1 घंटा खा जाएगा, लेकिन इंट्रो मुझे निपटाना है 5 से 10 मिनट में, ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, लेकिन बताना आपको जरूरी है, ठीक है। तो इस इंट्रो को हम जल्दी से जल्दी कैसे करें, मैं उसको थोड़ा सा समराइज करने की आपके लिए कोशिश करता हूँ, और जिससे इस चीज की फील भी आए ना आगे को पढ़ने में, और फिर हम फॉर्मूले जल्दी जल्दी से देख के इसको एकदम से खत्म कर लेंगे, क्योंकि मेन चीजें भी मुझे यहाँ पर पढ़नी। तो थोड़ी देर का यहाँ पर पॉज दे रहा हूँ।